तो गाइस इस कहानी की स्टार्टिंग में हम एक ताइजू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक साइंस लैब में एंटर होता है और जैसे ही वो एंटर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सेंकू, आज मैं उस लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ, तुम मुझे गुड लक बोलो। अब देखना 5 साल का लंबा वेट करके मैं आज फाइनली उसे प्रपोज कर ही देऊंगा। तब सेंकू नाम के हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उसी की एज का लग रहा था। तो फिर सेंकू भी उसे बोलता है हाँ हाँ ठीक है, जाओ गुड लक, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत काम करना है, मैं तुम्हारी तरह वेला नहीं बैठा। फिर ताइजू सेंकू को बोलता है कि अरे यार चलो ना, क्या हो गया, एक काम ही तो है। तब सेंकू बोलता है कि बेशक मैं नहीं जा सकता, पर मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रग बनाया है जो कि एक पर्सन के अंदर की लव वाली फीलिंग्स को इम्प्रूव करता है और ये तुम्हें प्रपोज करने में हेल्प करेगा। पर ताइजू उस ड्रग को वहीं पे वॉश बेसिन में फेंक देता है और बोलता है थैंक यू बट नो थैंक्स ताइजू, मैं उसे अपने मुंह से प्रपोज करने वाला हूँ, ना ही कोई ड्रग लेके। और वो वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद सेंकू के कुछ दोस्त होते हैं, वो उससे पूछ रहे होते हैं सच में सेंकू तुमने एक लव पोर्शन बनाया, ये तो काफी ग्रेट डिस्कवरी होगी। तब वो बोलता है कि अरे यार मजाक कर रहा था मैं, ये तो बस एक नॉर्मल सा दिखने वाला गैसोलीन है जिसे मैंने रिफाइन कर दिया था, अभी ये देखो। और वो उसमें आग लगा देता है। अब उन्हीं दोस्तों में से एक बंदा बोलता है क्या होता अगर वो इसे पी लेता, वो तो मर भी जाता। तब वो बोलता है नहीं यार, मेरे को पता था हमारा ताइजू ऐसा नहीं है, वो इस ड्रग को कभी नहीं पीता, इसलिए मैंने उसे ये ड्रग दिया था। फिर हम दूसरी तरफ ताइजू को देखते हैं जो कि युजुहिरा को मिलने जाता है। फिर वो युजुहिरा को मिलता है एंड ताइजू लेट हो चुका था तो वो इसके बारे में सॉरी बोलता है, पर युजुहिरा इतनी चीजें माइंड नहीं करती और बोलती है कि हाँ ताइजू तुम्हें मेरे से कुछ बात करनी थी ना, जल्दी जल्दी बताओ क्या बोल रहे थे। तभी दूसरी तरफ हम उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि उसके ऊपर शर्त लगा रहे थे कि वो उसे प्रपोज कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तभी सेंकू बोलता है मैं तुमसे $1000 की शर्त लगा सकता हूँ, वो उसे पक्का आज प्रपोज कर ही देगा। और वो उसे जैसे ही प्रपोज करने वाला होता है तभी सामने से एक ग्रीन कलर की लाइट आने लग जाती है और सभी लोग उस लाइट को देखकर डर रहे थे। और वो लाइट जिसे भी टच करती है वो उसे स्टोन का बना देती है। अब सिटी में एरोप्लेन गिर गए थे क्योंकि एरोप्लेन का पायलट भी एक पत्थर का इंसान बन गया था। पूरे सिटी पे जानवरों का राज छाने लग जाता है, हर जगह हरियाली ही हरियाली हो जाती है। पर सभी के सभी इंसान वैसे ही पत्थर की स्टेट में पड़े थे और अपना ये ताइजू भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। और देखते ही देखते 3700 ईयर्स बीत जाते हैं पर अभी भी कोई भी इंसान पत्थर से इंसान नहीं बना था वापस से। और हम वहां पर ताइजू को देखते हैं जो कि एक केव के अंदर बैठा हुआ था एंड उसके ऊपर केव के ऊपर से कुछ लिक्विड सा गिर रहा था जो कि उसे धीरे धीरे करके ठीक कर रहा था और वापस से इंसान बना रहा था। तभी अचानक से एक क्रैक की आवाज आती है और हम देखते हैं कि ताइजू वापस से ठीक हो गया। अब ताइजू अपनी केव के बाहर आकर सभी लोगों को देखता है जो कि एकदम पत्थर बन चुके थे और फिर उनमें से कई लोग तो टूट भी चुके थे, इसका मतलब अब वे और जिंदा नहीं रहे। फिर वो एक रिवर में से पानी पीता है ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके इतने सालों से, क्योंकि वो प्यासा जो है। एंड फिर वो रिवर के सहारे सहारे चलता है ताकि वो अपनी उस प्यारी युजुहिरा से मिल सके, ताकि वो उसे अपने मन की बात बता सके जो कि वो उस दिन नहीं बता पाया था। और फिर हम पास्ट को देखते हैं जहाँ पे जो ताइजू था वो एक दिन कुछ लोगों को एक बर्ड का स्टैचू लिए देखता है जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। तब ताइजू उनसे वो बर्ड का स्टैचू ले लेता है और एक वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जाता है क्योंकि उसे लग रहा था ये जो बर्ड का स्टैचू है ये अभी भी जिंदा है एंड इसके अंदर अभी भी एक जिंदा बर्ड है। एंड तभी वहां पर वो युजुहिरा को देखता है जो कि उसका इस बात पे मजाक उड़ाती है, पर तभी ताइजू उसके हाथ में भी वही सेम टू सेम स्टैचू देख लेता है। और दरअसल ये दोनों सेम टू सेम रीजन के लिए वेटरिनरी डॉक्टर पे आए थे ताकि वो इन दोनों बर्ड्स को जिंदा कर सके। एंड ये दोनों आपस को देख कर काफी ज्यादा हंसते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां पर ताइजू को युजुहिरा वापस से मिल जाती है। एंड जब वो उसे देखता है तो वो शौक हो जाता है। उसे ये डर था कि कहीं इसकी भी मूर्ति टूटी फूटी ना हो, परंतु वहां पर वो एक बरगद के पेड़ को देखता है जिसके की तने में वो जो युजुहिरा है वो एकदम से गड़ रखी होती है। बट इस पेड़ ने उसे इतने सालों तक हार्श वेदर से प्रोटेक्ट करा था। और फाइनली ताइजू उसे भी अपना प्यार का इजहार कर देता है और बोलता है मैंने इतने सालों तक वेट करा, मेरे को ये भी नहीं पता कि अभी कितने साल बीत चुके हैं और मैं अब बोलने जा रहा हूँ, मैंने हमेशा से तुमसे प्यार करा है। बेशक इन 3700 सालों में मैं उस पत्थर में रहा, पर मैंने फिर भी उस पत्थर में तुम्हारे बारे में ही सोचा।
तो प्लीज तुम भी मेरी तरह जाग जाओ। अब वो युजुहिरा के पास जाता है ताकि वो उसे एक बार अच्छे से देख सके, पर उसके पीछे वो कुछ लिखा हुआ देखता है जिसपे कि लिखा हुआ था कि रिवर को फॉलो करो जब तक कि वो एकदम नीचे जाके झरने में नहीं मिल जाता, वहां पर मैं तुम्हें मिलूंगा। एंड वहां पर हम देखते हैं सेंकू को, जो कि अभी भी उस ताइजू का वेट कर रहा था और उसे कांग्रेचुलेशंस बोलता है क्योंकि वो दूसरा ऐसा इंसान है जो कि सेंकू के बाद जिंदा हुआ है। एंड फिर वो उसे डेट बताता है जो कि है अक्टूबर 5, 5732 AC, और वो ताइजू से 6 महीने पहले ही जिंदा हो गया था और उसने इतने महीनों तक काफी मेहनत करके अपना एक घर भी बनाया है। फिर जो ताइजू होता है वो बोलता है अच्छा तो फिर हम कितने सालों से उस पत्थर में कहते, तब वो बताता है कि हमें 3700 साल हो गए। पर फिर ताइजू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि हमें 3700 साल ही हो गए। तब वो बताता है कि जब मैं उस पत्थर के अंदर कैद था तब मैं रोज काउंटिंग करा करता था, हर एक सेकंड मैंने काउंट करी है इतने सालों तक, और मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि हमें 3700 साल हो गए और मैं स्प्रिंग में उठा था। फिर वो अपना घर दिखाता है जो कि एक ट्री हाउस जैसा लग रहा था। एंड फिर ताइजू वहां पर कुछ रखे हथियारों को देखता है जो कि भाले की तरह लग रहे थे, जैसे कि स्टोन पीरियड में कुछ आदिवासी लोग यूज करा करते थे। तब ताइजू उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तब वो बताता है कि मुझे पता था अगर मैं जिंदा हुआ हूँ तो तुम भी जिंदा होगे, क्योंकि कुछ 1000 साल तुम्हें अपना सच्चा प्यार कन्फेस करने से नहीं रोक सकते, और मैं इसी आस में तुम्हारा इतने 6 महीनों से राह देख रहा था और आज तुम फाइनली मेरे पास आ गए, तो अब तुम मेरा सारा काम संभालोगे और मैं बस अपना दिमाग संभालूंगा। अब वे दोनों जने काम करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले तो आग जलाते हैं। और फिर जब अगला दिन होता है तो ताइजू जाकर वहां से काफी सारी मशरूम्स इकट्ठी कर लेता है और सेंकू उनमें से अच्छी अच्छी मशरूम छांट लेता है क्योंकि कुछ मशरूम्स जहरीली भी थी। और फिर वे दोनों खाना खाते हैं और ताइजू वापस से सामान इकट्ठा करने चला जाता है। एंड वो इस बार कुछ ग्रेप्स को देखता है जिन्हें वो बिना सोचे समझे खा लेता है और वे खट्टे निकलते हैं। और फिर वो एक बंदे को देखता है जो कि उसके टाइम का सबसे पावरफुल हाई स्कूलर था, जिसने की काफी सारे बॉक्सिंग मैच अपने एक ही हाथ से जीते थे। सिर्फ एक पंच उसका किसी शेर को मारने के लिए काफी है। और फिर वो घूमते घूमते वापस से उसी केव में चला जाता है जहाँ पर जोन सा पानी उसके ऊपर इतने सालों से गिर रहा था। वो उस पानी को देखता है जिसके नीचे एक कप लगा होता है। फिर उसे लगता है अगर ये कप हमने नहीं लगाया तो पक्का यहाँ पे कोई और इंसान भी जिंदा है। और तभी वहां पर सेंको आ जाता है और बोलता है अरे बेवकूफ, ये मैंने ही लगाया है क्योंकि इसी की वजह से तुम जिंदा हुए थे, और ये है एक नाइट्रिक एसिड। पर ताइजू बोलता है ये नाइट्रिक एसिड हो या कुछ हो, मेरे लिए तो ये मिरेकल फ्लूइड है। और फिर वो वापस से अपना एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो एक बर्ड पर वही मिरेकल फ्लूइड गिरने लग जाता है। और ताइजू बोलता है अच्छा तो तुमने ऐसे ही मेरे को जिंदा करा है, तुम थोड़ा सा मिरेकल फ्लूइड इन बर्ड्स पे गिराते हो और ये जिंदा हो जाती है। तब सेंको बोलता है काश ऐसा ही होता, पर ऐसा नहीं होता। फिर वो बोलता है कि मैंने ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं और मैं कई बार फेल हो चुका हूँ, पर अगर मेरे पास मेरी प्रॉपर लेबोरेटरी होती तो मैं हो सकता है ऐसा कुछ कर सकता जिससे कि सारे के सारे इंसान वापस से जिंदा हो सकते। पर फिर अभी मेरे पास रिसोर्सेज की काफी ज्यादा कमी है एंड इसलिए मैंने तुम्हें पहले जिंदा करा है। वो बोलता है अगर नाइट्रिक एसिड से कुछ नहीं हो रहा तो हमें नाइट्रल बनाना पड़ेगा, जो कि नाइट्रिक एसिड में अगर हम अल्कोहल मिला दे तो फिर नाइट्रल बन जाएगा। एंड फिर जो ताइजू होता है वो बोलता है क्या बनाना पड़ेगा हमें, क्या बोला दारू बनानी पड़ेगी हमें, दारू। फिर ताइजू बोलता है तुम्हें पता है दारू किससे बनती है? वो बोलता है किससे? ग्रेप से, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे ग्रेप्स लाया हूँ। और फिर वे दारू बनाना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत टाइम बीत जाता है, पर फिर इनकी फाइनली दारू बन जाती है और दोनों उसे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर ताइजू बोलता है तुम्हें पता है हम अभी 18 साल से नीचे हैं तो तुम्हें दारू नहीं पीनी चाहिए। फिर सेंको बोलता है तुम्हें पता है हम 3700 साल से जिंदा है तो इसका मतलब हमसे बूढ़ा अभी कोई नहीं है, तो हमें दारू पीनी चाहिए। एंड फिर वे दोनों उस दारू को टेस्ट करते हैं जो कि टेस्ट में काफ़ी गंदी थी क्योंकि अभी उसे इन्होंने प्योरीफाई ही नहीं करा था। अब वो अपना बहुत टाइम लगा देते हैं, लगभग 7-8 महीने, एंड उनसे अब जाके दारू बनी थी जो कि एकदम प्योर दारू होती है जिसमें कि 96% अल्कोहल था और ओनली 4% पानी था। फिर जो सेंको होता है वो उसमें नाइट्रिक एसिड को मिक्स करता है 30:70 की रेशियो में, और फिर उसे एक बर्ड के फेदर पे छिड़क के देखता है जो कि वापस से पहले जैसा हो जाता है और उसके ऊपर से स्टोन की लेयर भी हट जाती है। और फाइनली सेंको ऐसा पहला इंसान बन जाता है जिसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करा जिससे कि वो फाइनली बर्ड्स और इंसानों को पहले जैसा बना सकता है। तो अब सेंको और ताइजू दोनों के दोनों युजुहिरा की मूर्ति के पास जाते हैं जहाँ पर वे उस पर पहला टेस्ट करने वाले थे।
उस मिरेकल फ्लूइड का। एंड जैसे ही वो ताइजू ऊपर चढ़ता है और यूजुहिरा के ऊपर वो फ्लूइड डालने वाला होता है, तभी अचानक से वो एक चीज इमेजिन करता है और सेनको की आंखों में उंगली दे देता है, क्योंकि उसने अभी अभी इमेजिन करा था कि जैसा कि जब वो जिंदा हुआ था तो उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, तो वैसा ही यूजुहिरा के साथ भी होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर यूजुहिरा काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाएगी, तो फिर हमें इसे पहले अपने बेस पे ले जाना चाहिए और इसके कपड़े पहनाकर फिर इसको रिवाइव करना चाहिए। तब सेनको बोलता है अब ये स्टोन वर्ल्ड है और यहाँ पर इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है कि कोई कैसे घूम रहा है, किसी ने कपड़े पहने हैं या फिर नहीं पहने हैं। पर फिर भी ताइजू नहीं मानता और यूजुहिरा को उठाकर वापस से अपने बेस पे ले जाने लग जाता है। पर तभी अचानक से इन लोगों को एक आवाज आती है और ये आवाज शेर की थी। तब दोनों के दोनों वहां से भागने लग जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक लायन की टेरिटरी में खड़े हुए थे और काफी सारे शेर इनके पीछे पड़ जाते हैं। तब ताइजू बोलता है कि सेनको, यहाँ पे तो एक भी शेर नहीं था जापान में, तो ये कहाँ से आ गए? तब सेनको बोलता है कई हजारों सालों पहले जब सारे के सारे स्टोन बने थे, तो फिर ये जो लायन के पूर्वज थे ये भी उस जू में बैठे हुए थे। एंड जब सारे लोग स्टोन बन गए तो ये लोग आजाद घूमने लग गए और अभी अभी ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो अब हमें अपनी जान की परवाह करनी चाहिए और अपने बेस पर वापस से जाना चाहिए। पर बेस पे जाने के बाद भी हम इनसे नहीं बच सकते, क्योंकि हमें इनसे वहां पर भी लड़ना पड़ेगा अपने उन भालों का इस्तेमाल करके। तब ताइजू बोलता है ये लो संभालो, और वो यूजुहिरा को सेनको को दे देता है और बोलता है कि तुम्हारी साइंटिफिक डिस्कवरीज इस दुनिया को काफी हेल्प करेगी, पर मैं सिर्फ एक नकल हेड हूँ और ना ही मेरे पास कोई टैलेंट है और ना ही मैं साइंस में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं अपना सेक्रीफाइस दे रहा हूँ। पर तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम यूजुहिरा को जल्दी ही जिंदा कर दोगे। पर सेनको उसे डांटते हुए बोलता है कि तू चुपचाप मेरे साथ चल रहा है, तुझे पता नहीं है तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को मजदूर तो चाहिए ही चाहिए, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। और वे दोनों वहां से फिर से भागने लग जाते हैं। तभी सेनको को ताइजू बोलता है कि तुम्हें पता है ये मूर्ति किसकी है? सेनको बोलता है नहीं, मैं नहीं जानता। तब वो बताता है यह हमारे टाइम का हाई स्कूल का सबसे ज्यादा ताकतवर लड़का था, जिसका नाम था शिशियो सुकासा। एंड फिर वो सेनको को बोलता है कि अगर हमने इस बंदे को रिवाइव कर दिया तो ये शेर को अपने एक मुक्के में ढेर कर सकता है। अब वे दोनों मिलकर उस पे एक मिरेकल फ्लूइड वाला पोर्शन डाल देते हैं और वो जाग जाता है, पर अभी भी उसका आधा शरीर स्टोन से ढका हुआ था। तो वो बड़े आराम से उनसे पूछता है कि तुम मुझे बस इतना बताओ कि क्या सिचुएशन है। 9 o'clock पे कई सारे लायंस हमारा वेट कर रहे हैं और वो हमें कभी भी कच्चा चबा सकते हैं। तभी वो उठता है और बोलता है कि ओके, और वो जाकर उस लायन से लड़ने लग जाता है। पर लड़ाई हम इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इसने एक ही मुक्के में उस लायन को तोड़ दिया और मार दिया। अब अपने लीडर के मरने के बाद बाकी शेरनियां वहां से चली जाती है और फिर वो लड़का, तुमने मेरी इस स्टोन वर्ल्ड में जान बचाई है और आज से मैं तुम लोगों का एहसानमंद हूँ और सारी फाइटिंग अब तुम लोग मेरे पर छोड़ सकते हो। अब ताइजू उसकी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपनी टीम को अब कंप्लीट महसूस कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर उनके पास एक मस्त सा साइंटिस्ट था और एक ऐसा बंदा था जो काफी स्पीड में सारे काम कर सकता है। एंड अब फाइनली इन लोगों के पास ताकतवर इंसान भी आ गया था जो कि सारी फाइटिंग कर सकता है और शिकार भी कर सकता है। पर सेनको बोलता है कि अभी हमारी टीम ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि ये बंदा जिसका नाम सुकासा है ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। हो सकता है कि हमें कभी भी धोखा दे दे, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ पर गन्स और आर्म्ड वेपन्स नहीं होते, इस बंदे को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बंदा काफी ताकतवर है और उसका एक नमूना तुमने अभी अभी देखा है। पर तभी जो ताइजू होता है वो उस सुकासा की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ, तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि क्या तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? तब वो बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? पर नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और हाँ, तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। तब ताइजू बोलता है क्या वादा करना पड़ेगा? तब वो बोलता है कि हमें इस लायन को ऐसी हालत में यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसे खा लेना चाहिए, क्योंकि अभी मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और जानवर को नुकसान पहुंचे। तब ताइजू बोलता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो एक शेर को खा सकता है? इसका तो हमें ये भी नहीं पता कि यह टेस्ट कैसा करता होगा। तब सेनको बोलता है कि हाँ, मुझे ये पता है, लायन का टेस्ट काफी गंदा होता है। जब मैं अफ्रीका में गया था तो जब लायन पे रिसर्च कर रहा था तब मैंने एक इसके मीट का पीस चखा था, वो काफी ज्यादा सॉल्टी था। अब वो उस सुकासा को अपने वहाँ पर ट्री हाउस के पास ले आता है, जहाँ पर अब वो उसकी लेबोरेटरी के अंदर जाता है, जहाँ पर सेनको अपना कुछ काम करने लग जाता है। और वो सुकासा बोलता है कि
मेरा नाम है हिशियो सुखासा और तुम मुझे प्यार से सुखासा बुला सकते हो, और अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ। तभी सेनको बोलता है कि इस दुनिया में अपने फैमिली नेम्स का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी की फैमिली अभी जिंदा ही नहीं है, सारे के सारे लोग स्टोन बन चुके हैं। तो अभी हमें सिंपल से अपनी सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी नाम वाम के बारे में। एंड तभी जो ताइजू होता है वो उसे हैंडशेक करते हुए बोलता है कि मेरा नाम है ताइजू और मैं यहाँ पे नॉर्मली ग्राउंड्स वर्क संभालता हूँ, और सेनको सारा का सारा सोचने वाला काम और एक्सपेरिमेंट वाला काम संभालता है। एंड इसी ने वो मिरेकल फ्लूइड बनाया था जिससे कि तुम रिवाइव हुए थे। फिर सुखासा बोलता है कि तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम अभी तक किन चीज़ों पे सरवाइव कर रहे थे। तब सेनको बोलता है कि हम ज़्यादातर वाइल्ड मशरूम्स खाया करते थे और एक आधी बार छोटा मोटा रैबिट। तब सुखासा बोलता है कि अब तुम्हें सारे शिकार का काम मेरे पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला किसी हाथी को भी मार सकता हूँ, तो मैं अब तुम्हारे लिए खाने की कमी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अब सुखासा सारा शिकार का काम संभालने लग जाता है और एक दिन वो काफी सारे वाइल्ड बोर्स को मार देता है और काफी सारी मछलियां भी पकड़ लेता है। तब जो सेनको होता है वो बोलता है कि अब हमारे पास खाने की बिल्कुल कमी नहीं है, अब हमें सिविलाइजेशन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाना चाहिए। एंड तभी जो सुखासा होता है वो साइड में रखे एक पत्थर पर जोर से अपना मुक्का मारता है और उस पत्थर को तोड़ देता है। तभी ताइजू को लगता है ये बंदा हम पर हमला करने वाला है, पर तभी वो देखता है कि दरअसल सुखासा ने एक मूर्ति को बचाया है जो कि उस पत्थर के अंदर दब चुकी थी। अब सेनको, ताइजू और सुखासा एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। तब ताइजू बोलता है कि तो हमें सिविलाइजेशन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब सेनको बोलता है कि हमें उसके लिए एक काफी जरूरी चीज चाहिए, तो तुम लोग बता सकते हो कि वो जरूरी चीज क्या होगी। तब जो ताइजू होता है वो बोलता है हाँ, एक स्मार्टफोन। तभी सेनको उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि हाँ, इस स्टोन वर्ल्ड में स्मार्टफोन तेरा बाप बनाएगा ना बेटे। तभी सुखासा बोलता है कि मुझे लगता है हमें आयरन चाहिए। तब सेनको बोलता है कि हाँ, हमें उसकी तो जरूरत है ही, पर उससे पहले हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब सेनको उनसे बोलता है कि क्या तुम में से कोई गैस कर सकता है कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से मिलेगा। तब ताइजू बोलता है हाँ, जिम लॉकर में से। तभी सेनको बोलता है हाँ बेटे, 3700 साल बाद जिम लॉकर तेरे पापा ने बना रखा है ना यहाँ पे, तो तुम ये बताओ कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलेगा कहाँ से। तब सेनको बोलता है कि हमें वो कैल्शियम कार्बोनेट इन सी सेल से मिलेगा। दरअसल सी सेल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और जब हम इनका पाउडर बना लेंगे तो फिर हमें कैल्शियम कार्बोनेट एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। एंड फिर हम इससे 4 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, हम इन्हें एज आ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम इनसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हम अपने उस घर को काफी अच्छे तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं ताकि वो हार्श वेदर से भी ना टूटे। अगर हम सी वीड से कैल्शियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसमें ऑयल मिक्स कर देते हैं तो हमें सोप मिलेगा, जो कि इस वर्ल्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हाइजीन हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हमें एक भी बीमारी हो गई तो फिर हमारा कोई भी इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में ना ही दवाइयाँ है और ना ही डॉक्टर। और सुखासा सेनको की ऐसी इंटेलिजेंस को देखकर काफी शौक हो जाता है और बोलता है सेनको, तुम सच में एक जीनियस हो, इतना सब कुछ मैंने अपनी इस दुनिया में कभी नहीं सोचा होगा। अब सेनको सुखासा से पूछता है कि तुम्हें हमारी हेल्प करके क्या मिलने वाला है। तब वो बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे को तुम्हारी हेल्प करने से कुछ नहीं मिलेगा, पर मैं अपनी सिविलाइजेशन को वापस से बनते हुए देखना चाहता हूँ। फिर ताइजू आकर पूछता है कि अच्छा, तुमने तो बस हमें 3 तरीके बताए कि इनका हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो चौथा तरीका क्या है। तब वो बोलता है क्या मैंने 4 बोले थे? अरे नहीं, 3 ही तरीके हैं इसे यूज करने के। नहीं, 3 ही तरीके हैं इसे यूज करने के। अब अगले दिन का सीन होता है और ताइजू वापस से सी सेल्स कलेक्ट करने में मदद करने लग जाता है और सेनको एक जगह बैठकर सोच रहा होता है। तभी जो सुखासा होता है वो अपनी बैक स्टोरी बताता है कि कैसे एक इंसान ने एक दिन उसे काफी पीटा था क्योंकि वो अपनी बहन के लिए कुछ सीशेल्स कलेक्ट कर रहा था और वो ऐसा बोल रहा था कि ये जो बीच है ये उसकी प्रॉपर्टी है। पर अब इस स्टोन वर्ल्ड में अगर हमने उस इंसान को वापस से जिंदा ही नहीं करा तो फिर अब ये फिर हमारी ही प्रॉपर्टी रहेगी एंड इस प्रॉपर्टी नाम का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। और वो जाकर एक बंदे की मूर्ति का सर धड़ से अलग कर देता है और बोलता है कि सेनको, हमें सिर्फ उन इंसानों को जिंदा करना चाहिए जो कि अच्छे हो, ना कि कोई ऐसे बुरे इंसान जो कि सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचते हो। और सेनको इसकी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। तो तुम्हें क्या लग रहा है इनकी ये दोस्ती किस मोड़ पे टर्न होने वाली है? क्या सुखासा इनके साथ आगे रहेगा या फिर इनके अगेंस्ट एक अपना नया एम्पायर खड़ा करेगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और वीडियो पसंद आ गई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एम करते हैं 5 लाइक्स का। थैंक यू।